Assalamualaikum everyone. वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? सब ठीक है? मेरी आवाज़ आ रही है? Yes sir. ओके। अच्छा, 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, ज़रा स्टूडेंट आ जाए तो फिर हम शुरू करते हैं। Okay. मैंने उतनी देर एक क्वेश्चन मेरा पार्टिसिपेंट्स के साथ था कि आप में से कितने लोगों ने इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में लाइक आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं मंथली बेसिस पे, और कितने लोगों ने रिसेंट जो कल खत्म हुआ था लामा 3 का हैकाथॉन उसमें पार्टिसिपेट किया? ओके यस। अस्सलाम वालेकुम मैम, काइंडली रिपीट द क्वेश्चन। ओके सो मेरा क्वेश्चन ये था कि इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में कौन पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, और स्पेशली जो कल लामा 3 का हुआ था, तो उस वाले से भी पूछ रही हूँ कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। यस दैट्स गुड, रेज योर हैंड। ओके सो सिर्फ यानी 3 लोग हैं। यस, वी हैव ओनली 3 पर्सन्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है हैकाथॉन्स में कभी, लाइक इस मंथ में रिसेंट जो हुआ है, और स्पेशली जो लामा 3 का था। तो बाकी पार्टिसिपेंट्स की क्या रीज़न है कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे? Yes, Sir Zulfikar, in fact, he is really consistent. Have always been going through his LinkedIn post, so I know कि Sir Zulfikar काफी consistent है इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में जनरेटिव एआई साइड पे। तो दिस इज रियली गुड। और बाकी पार्टिसिपेंट्स जो नहीं कर रहे पार्टिसिपेट, व्हाट इज द रीजन कि वो क्यों नहीं कर रहे? एक्सक्यूज मी मैम। सर सर, आई यू कैन ऐड। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, यू आर ऑडिबल। मैम, मेरा क्वेश्चन इस हवाले से था कि जब भी मैं हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करता हूँ तो मेरे पास जो भी पार्टिसिपेंट आते हैं वो कोडिंग स्किल्स में मुझसे अच्छा है। तो ज़्यादातर जो मुझे काम मिलता है, प्रीवियसली मैंने आपके साथ भी कोलैबोरेट किया था एक हैकाथॉन में, तो मुझे ज़्यादातर प्रेजेंटेशन वाली काम आती है। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मैं इस तरह क्या कौन से ट्यूटोरियल्स वगैरह देख लूँ ताकि मैं जो प्रोटोटाइप हो वगैरह प्रोजेक्ट का उसमें कॉन्फिडेंट हूँ और मैं कोडिंग का मैं पार्ट। ज़्यादातर हैकाथॉन्स में मैंने प्रेजेंटेशन पे काम किया है। जेमिनाई के जो जेमिनाई का उसका बैकएंड था वो मैंने बनाया था, वो भी मैंने आई कोड से हेल्प लिया था। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मैं कौन से ट्यूटोरियल्स, या सर अहमद जाजा अगर कोई सजेशन देना चाहें तो काइंडली प्लीज़ कर ले, क्योंकि कोडिंग साइड पे अगर हम ज़्यादा काम करेंगे तो फिर इंटरव्यू में अगर हमसे पूछा जाए जिस तरह जफ़र साहब से कहते हैं तो फिर हमें एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा। तो काइंडली इस पे थोड़ा कमेंट्स ऐड कर लें। यस सर जुल्फकार, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? अच्छा, इस क्वेश्चन का ना मैं आंसर करता हूँ। अच्छा, ओके। पहली बात यह है कि आप कह रहे हैं कि कोडिंग साइड, तो फर्स्टली तो आपको कोडिंग सीखनी है। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो पैरेलल है, ठीक है। तो उसको एज अ गिफ्ट समझें, जितना आ रहा है उसको लेते रहें। तो फिलहाल आप अपनी कोडिंग के ऊपर फोकस करें, जिस तरह पाइथन सीखें, लीड कोड करें, एटलीस्ट 300 पहले। तो उसके साथ पैरेलल चीज़ें करते रहें जितनी होती हैं, ठीक है। नहीं होती, इट्स ओके, ठीक है। तो अब एक चीज़ें ऐसी होती है ना, तो इसमें हम आपको ये तसल्ली नहीं दे सकते कि हाँ यार आप ये कर लो, आप ना सारे काम कर लो, ठीक है। तो आप फैक्ट बताने चाहिए अगले बंदे को। तो फैक्ट यही है, तो पहले आप प्रोग्रामिंग सीखो, उसके साथ जो जो चीज़ें आप मतलब कर रहे हैं वो ये है कि एटलीस्ट आपकी सीवी में ऐड हो रही होंगी। लेट्स सपोज कोई आपने खत्म किया इनिशियली, आपको उसका एक बेसिक आइडिया होगा कि हाँ ये आइडिया है, इससे हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। तो आपको चाहे टेक्निकल साइड पे इतना ज्यादा ना आता हो, लेकिन स्टिल आप क्या करें, उसकी एक अच्छी सी ग्रोथ लिखें। तो जब वो आप 6 7 8 माह इससे कंसिस्टेंट रहेंगे हैकाथॉन में, तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा। तब तक आप कोडिंग भी सीख लेंगे,
तो उसके बाद फिर जब आप अगले हैकाथन में जाएंगे आपको काम भी आ जाएगा। तो फिर आप 1 साल बाद आप दोबारा पहले वाले प्रोजेक्ट के ऊपर आए तो फिर आप उसको समझने की कोशिश करें, फिर आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपके रिज्यूमे में कोई प्रोजेक्ट है ना और वो आपको एक्सप्लेन करना आता है, तो इसका मतलब है वो सिर्फ वो आपका ही प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे चीजें चलती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इनफैक्ट आपने खुद भी अपने अंदर ये फील किया होगा कि जब आपने फर्स्ट हैकाथॉन में ज्वाइन किया था, although you are just presenting the slides और वॉइस ओवर, लेकिन जब आपने पहले हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया और अब पार्टिसिपेट किया, उसमें आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस फील हुआ होगा, इम्प्रूवमेंट के आपको वर्क फ्लो समझ आना शुरू हुआ है, कौन कौन से पाइपलाइन में चीज़ें हैं, ठीक है, बैक एंड पे अच्छा कैसे काम हो रहा होता है, थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि कैसे वो सारी चीज़ें जुड़ती हैं सारे टीम मेंबर्स की, और फिर आपका एक प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। ठीक। तो इसलिए जो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी था कि मैं न्यू हूँ और मुझे लाइक आइडिया नहीं है हैकाथॉन्स का, सर हमजा अली का। तो यस, बात ये कि ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जब आप टीम में पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे तो तब क्लियर होंगी। और जो रिसोर्सेज हैं, एक तो यूट्यूब चैनल कृष्णा नायक का है, दिस इज़ अ गुड रिसोर्स। और दूसरा जो मैं एक चीज़ अबव ऑल रिकमेंड करूँगी कि जनरेटिव एआई का कोर्स जो आईकॉन ग्रुप पे भी स्टार्ट हो रहा है, तो मस्ट ज्वाइन दैट। उससे भी आपको काफ़ी बेसिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग होंगी। और बाकी हैकाथॉन्स में क्योंकि हम हर दफ़ा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ही यूज़ होती है, तो अगर आपका टेक बैकग्राउंड भी है, स्टिल आपको क्विक लर्नर होना पड़ता है जो हैकाथॉन्स के पार्टिसिपेशन में, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है तो उसके बारे में तो किसी ने भी अपने डिग्री में भी नहीं पढ़ा होगा, तो आपको लर्न ही करना है। हाँ अलबत्ता अगर आप अपनी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए चाह रहे हैं तो मस्ट यूटिलाइज द जनरेटिव एआई कोर्स जो कि आईकोड ग्रुप पे हो रहा है, और उसके लिए रजिस्टर करवाने। और कृष्णा नायक इज अ गुड रिसोर्स। मैम, मेरा क्वेश्चन ये भी है, जिस तरह सर ने कहा कि प्रोजेक्ट में हिस्सा ले उसको सीवी में ऐड कर ले, तो जिस तरह मैंने कहा कि हमने अगर सिर्फ प्रेजेंटेशन वाली साइट्स पे काम किया है, तो हम क्या इसको कॉन्फिडेंटली शो कर सकते हैं कि हाँ ये प्रोजेक्ट मेरा है और ये इसमें मैंने काम किया है, अगर हम ज्यादा टेक्निकल ना हो उसमें? अब देखिए ना, आपने पार्टिसिपेशन तो उसमें की है ना, तो जब आपने पार्टिसिपेशन की है तो उसका मतलब ये है कि आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो करते रहे हो ना, मतलब आप थोड़े से एक्टिव थे, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे स्टूडेंट जो जाते ही नहीं, तो जो जा रहे हैं वो तो फिर बेहतर है ना वहाँ से। तो अगर आपने प्रेजेंटेशन भी बनाई है तो वो भी एक मतलब आपने हैकाथॉन के अंदर जाके काम किया, ठीक है। तो इस तरह आप जाते जैसे से आपको चीज़ों का ना मतलब आइडिया होना शुरू हो जाएगा। बट मेक श्योर कि पहले कोडिंग सीख लें आप ना, मतलब साथ साथ पैरेलल कोडिंग पर आपका मेन फोकस होना चाहिए, मतलब बाकी चीजें हो ना हो, इट डजेंट मैटर आपके लिए ना। तो मैटर क्या करता है कि कोडिंग आपको आती है कि नहीं, जब आप कोडिंग सीखेंगे तो आपका माइंड चलना शुरू हो जाए होगा। अगर लेट्स सपोज कोडिंग ही नहीं आ रही है आपको और आप इधर उधर जा रहे हैं, तो फिर उसका फायदा क्या है, जो मेन मतलब हार्ट है वो चीज़ तो आपसे हो नहीं रही। मतलब ठीक बात की समझ आ रही है। तो आपने फोकस उसके ऊपर करना है, पहले आप कोडिंग अच्छी आ जाए, बाकी चीजें बाद में हो जाए। मतलब बात से मुराद ये है कि पैरेलल करते जाएं, जितनी हो जाती है वेल एंड गुड, अगर कोई नहीं भी होती तो इट्स ओके। ओके सर, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम सर। सर मेरा तकरीबन तीसरा हैकाथॉन है। मैं रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ, लेकिन आगे फिर मुझे समझ ही नहीं आती कि क्या करूँ। अगर कोई टीम ज्वाइन करूँ तो फिर टीम की तरफ से ना रिस्पांस मिलता है, अगर खुद अपना टीम बनाऊँ तो फिर मुझे आइडिया नहीं है कि किस तरह से मैं हैकाथॉन को आगे लेके चलूँ। जी मैम, इसका आंसर करिए। हाँ जी, इसका आंसर यही है कि आप स्लैक चैनल पे एक्टिवली पहले ही, जैसे ही रजिस्ट्रेशन से मतलब हैकाथॉन स्टार्ट डेट से पहले ही, जब रजिस्ट्रेशन की जब डेट आती है, आपने रजिस्टर करवाया होता है पहले टाइम से, तो आप तभी से शोर मचाना शुरू कर दें स्लैक चैनल्स पे कि आई नीड अ टीम, ठीक है, और लोगों के साथ कोलैबोरेट करके पहले ही आइडिएशन स्टेज अपनी कंप्लीट कर लें प्रोजेक्ट की। इसमें मैं कुछ अपनी है तो मैं ऐड करूँ। यस सर, श्योर। एक्चुअली मेरा, क्योंकि मैं भी, मेरा तो एक ही मंथ हुआ अभी, जिस विद इन दिस 1 मंथ आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दीज हैकाथॉन्स। तो जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं मैं आपको शेयर करता हूँ, वो बहुत डिफरेंट है और मैंने उनको एनालाइज भी किया साथ। अच्छा, एक तो जो एनालिसिस मैंने नोट किया है दैट वाज कि बहुत से लोग टीम बना लेते हैं
लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द टीम मेंबर्स दे आर अनएबल टू सबमिट देयर प्रोजेक्ट। ये बहुत कॉमन है, और उसकी रीजन जो मुझे आइडेंटिफाई अभी हुई है, क्योंकि अभी तो यू नो दैट के जैसे जैसे आप आगे जाते हैं आपको और एक्सपीरियंसेस होते हैं, बट राइट नाउ अप टिल नाउ जो एक्सपीरियंस हुआ है उसमें एक ये है कि जो टीम लीडर होता है वो उसके एंड के ऊपर इश्यूज होते हैं, तो हम उससे कांटेक्ट नहीं कर सकते, उससे बात नहीं होती, ये कुछ रीजन है वहां पर। अच्छा, अभी रिसेंटली मैंने एक टीम में को डिस्ट्रियल का हैकाथॉन ज्वाइन किया। फिर मैंने चूंकि यहाँ पर जो बैठे हैं कायद खालिद, उनके साथ मेरी पुरानी कमिटमेंट थी कि मैं उनके साथ मिल के काम करूँ। तो फिर मैंने पिछली टीम को मैंने थोड़ा एक्सक्यूज किया कि मैं एक और टीम को मैं ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका हूँ और मैंने अपनी बात जबान दी हुई है, मैं उनके साथ मूव कर रहा हूँ। तो हमने फिर कल लामा 3 को सबमिट किया, और मैं आपको लिटरली बताऊं, बिकॉज ऑफ आवर सबमिशन हाई रेट, क्योंकि मैंने इसी मंथ में एट ए वन गो 3 हैकाथॉन सबमिट किए हैं। वो जो पुराने मेरे टीम मेट्स हैं उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि नेक्स्ट में हम आपके साथ काम करें। तो क्योंकि वो बड़े 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 वंडरफुल प्लेयर्स मेरी पिछली टीम में थे, उनके उनके जो बातों बातों का स्टाइल था, वो बड़े अच्छे डेवलपर थे, बट लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन वो सबमिट नहीं कर सके अपना वहां पर। तो और उनका टीम लीडर था, उसने मुझसे फिर कल कांटेक्ट किया कि मैं आपके साथ दोबारा काम करना चाहता हूँ। तो ये मैंने कॉमन फिनोमेना देखा है कि ये एग्जिस्ट करता है यहाँ पर। तो आपको पहले टीम मिलती है यहाँ से, सबसे बड़ी बात एक और चीज है कि वो खैर एक नेचुरल फिनोमेना है, ज्यादा लोग प्रेजेंटेशन की तरफ ज्यादा लोग होते हैं। अब उसकी रीजन जरा वो नए लोग होते हैं तो जरा उन्हें प्रेजेंटेशन करनी होती है, तो हमें अकोमोडेट करना चाहिए। अब ये सब ना मेरे ख्याल में इट वाज ऑल टीम, योर लीडरशिप, किसकी लीडरशिप स्किल अच्छी है वो मैनेज कर लेता है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने विद इन 1 मंथ 4 हैकाथॉन्स मेरे चले गए हैं। तीन तो एक ही गो में गए हैं। एक वो चैट जीपीटी वाला था, और इसमें हमें शुरू में डिफिकल्टी जरूर हो रही थी। अब इसमें हमने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एक इंटरनेशनल का लिया, और एक जो है ना जो अभी रिसेंटली आएगा इंशाल्लाह, उसमें ये कायद खालिद भी शामिल है। अब हमारे पास एक और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यूरोपियन बंदे का आएगा, तो एंड वी आर लुकिंग अहेड फॉर यूएसए नाउ। वो उधर उसको भी हमने टारगेट किया हुआ है, देखिए वहां से क्या रिस्पॉन्स आता है। तो ये कुछ एक्सपीरियंसेस है, और दैट इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। आप चैट जीपीटी को भी देखें, 1000 वहां पर थे, और ओनली हार्डली 32 सबमिशन हुई थी वहां पर, ये कि 25 हुई थी। तो बहुत लो सबमिशन की रीजन ये कोऑर्डिनेशन नहीं होती, और लोगों को पता नहीं, आई डोंट नो क्या रीजन है इसके यहाँ से। ठीक है, और बट ये है कि वर्क हार्ड करना चाहिए, और लोगों के साथ कमिट थोड़ा सा अटैच रहें, और पार्टिसिपेट करें, और प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स ऐड किए हैं। अब ये जैसे आपने बात की इतने कम लोगों ने किया है, तो अब वो एक तो पैशनेट कम होते हैं, पहली बात ये है। तो अब वो कोई और प्रायोरिटीज उनके लिए आ जाती हैं, वो एक उनका एक स्ट्रेट फोकस नहीं होता जिसकी वजह से वो उसको सबमिट नहीं करते। तो अब डेफिनेटली जिन लोगों ने लर्न करना होता है चीज़ों को, तो वो फिर किसी भी प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर जान लगाते हैं। अब हैकाथॉन है तो उसमें आपको जान लगानी पड़ती है, मतलब अच्छे से काम करना पड़ता है। अब जिन हैकाथॉन में मैंने ज्वाइन किया है उनमें मुझे आधा से बड़ा काम किया है, मतलब स्टिल मतलब मैंने 20 घंटे भी एक प्रोजेक्ट के ऊपर कंटिन्यूसली काम किया है उसके ऊपर ना। तो फिर ऐसे जब आप काम करते हैं तो एक तो आप चीज़ें बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं, फिर आपको मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है इससे, मतलब आप इंटरनेशनल बंदों के साथ मिलके काम कर रहे हो। अच्छा, अब मतलब इको फैक्टर एक हमारा है, अभी एक स्टार्टअप है, ठीक है। तो वो हमारा हैकाथॉन से स्टार्ट हुआ, हमने पहला हैकाथॉन में गए, फिर दूसरे हैकाथॉन में उसी के ऊपर काम किया, फिर उसके बाद में 2-3 में काम किया। तो अब वो जो है, जो बंदा इसका टीम लीड था, अब वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो ब्राजील से है। इवन के वो मुझे ये कह रहा था कि अगर तो हमें फंडिंग मिलती है तो यू हैव टू कम टू ब्राजील, ठीक है। तो ऐसे फिर अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं बेशुमार यहाँ पे ना, इंटरनेशनल जिस तरह ये इवेंट्स हैं, ये जिस तरह ये हैकाथॉन है, इसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो इसमें बड़े अच्छे से बंदे आते हैं, उनको फिर वो काम करने वाले बंदे चाहिए होते हैं ना। तो फिर ये चीजें हैं इसमें। बाकी जिस तरह आपने बताया कि कंसिस्टेंसी के साथ आप जा रहे हैं तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा सीन है। एक तो ये है कि आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी मिल जाएंगे, और क्विकली आपकी प्रोफाइल भी ऊपर जा रही है।
तो ऐसे ही है ना, जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं और जितने पैशन से काम करते हैं, तो उतने पैशन से लिंक्डइन पे भी आए, तो फिर वो आपकी फाइल ऊपर जाती है, फिर लोग आपकी कदर करते हैं कि ये जी, बंदा ना काम इसमें कर ना रहा है। सर, तो सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं, देखिए जो सीनियर्स है ना, आप उनकी बातें सुना करें, सिर्फ सुना नहीं, उनको अप्लाई करें लाइफ के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो किसी बंदे की लीडरशिप स्किल होती है। वो देखिए किसकी लीडरशिप स्किल बहुत अच्छी है। लीडरशिप स्किल क्या होता है कि वो मैनेज करता है रिसोर्सेज को बंदा। तो अगर वो मैनेज, उसमें जो रिसोर्सेज के अंदर टीम भी आती है, टीम इज द क्रूशियल पार्ट ऑफ रिसोर्स, मतलब जो रिसोर्सेज होते हैं। तो एक अच्छा टीम लीडर, अब जैसे कि देखिए मैंने लास्ट जो टीम थी कोडस्ट्रियल, मैंने काम की कोडस्ट्रियल क्या, मैं को लिटरली बताऊं, उस टीम के अंदर मैं गया, वो उधर एक लीडर था, साजिद साहब थे। वो लिटरली सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पहली टीम में वो लीडर था, सेकंड में उसने कहा आप बन जाए। दोनों के अंदर सारा काम मैंने किया, और सबमिशन के का जो था, मतलब उनकी सबमिशन की रीजन मैं था, मैंने, यानी कि मेरी वजह से उनकी सबमिशन हुई। अब थर्ड में मैं, चूंकि मेरी चूंकि कायद के साथ कमिटमेंट थी, मैं उनसे अलग हो गया। फिर आप देखें कि उन्होंने मुझसे, उस टीम लीडर ने कल मुझसे कांटेक्ट किया कि आपकी टीम में वापस आना चाहता हूं। तो वो मैंने ये सब चीजें फिर यहाँ लर्न की यहाँ पर। और कभी कभी आपको फील होता है कि जैसे टीम में एक मेंबर था, मुझे फील हुआ कि उसने मुझसे झूठ बोला, कि मैं उसको पूरा नहीं एलेबोरेट करता क्योंकि उस, अब लोग गलत गैस करें। लेकिन ये कि हमने उससे भी लर्न किया कि मतलब साल तो उसने एक चीज बोला, हमने कहा चले आप, मैंने फील किया उसके पास ये चीज नहीं है, तो चले उसके उसके थ्रू किसी और से ले ले। ठीक है। तो हर बंदा, मतलब हर बंदे को पॉजिटिव लें। जैसे मैंने कहा, मैं झूठ, उसने झूठ बोला, तो मुझे इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। इस तरह के वर्ड्स, इस तरह की फीलिंग एक्सप्रेस, ये मैंने इसलिए बोला ताकि मैं आपको बता सकूं कि इस तरह की फीलिंग अगर आपको कहीं आती है तो इसको निकाल के पॉजिटिव, पॉजिटिविटी लेकर आए उस बंदे के बारे में, तो वो आपको पॉजिटिव रास्ता मिलेगा, और वो बंदा भी आपके लिए वैल्यूएबल बनेगा। तो बट एनी आप कमिटमेंट रहे, और इंशाल्लाह जब इंसान कोशिश करता है, रास्ता जरूर मिलता है उसको। ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी अच्छे से एलेबोरेट किया चीज़ों को अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो खैर चलें हम ना स्टार्ट करते हैं जो एजेंडा है। सर कल लास्ट क्लास में हमने जो पढ़े थे ना बेसिक्स, वो पढ़े थे हमने पांडास के, राइट। तो आज हमने जो है ना वो चीज़ें जो कवर करनी है वो हमने कवर करनी है नंपाई के बेसिक्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नंपाई है ना, एक्चुअली में हम पाइथन के अंदर एरेज यूज करते हैं ना। तो अब ये सारे मतलब नंपाई के अंदर जितने भी इसके मेथड्स हैं, ये सारे एरेज के ऊपर यूज होते हैं, ठीक है। अगर आप, मैं यहाँ से क्विकली समराइज करूँ, सबसे पहले एक एरे है, मतलब 0 और 1 का बनाना है एरे, उसके लिए एक मेथड होगा, ठीक है। अब रेंज ऑफ नंबर्स के, मतलब अगर आप उसको 10 दे दो, तो वो 10 नंबर का एक एरे बना देगा 0 से लेकर 10 तक। फिर आप एरेज को रीशेप कर सकते हो। रीशेप से मुराद क्या है, अगर लेट्स सपोज एरे के अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, तो आप दो एरेज बना सकते हो उसको, मतलब 5 5 के, ठीक है। तो मतलब एक एरे के अंदर 5 5 के दो एरे, मतलब उसके टू इंडाइसेस के ऊपर आ जाएंगे, सही है। अब नेक्स्ट है बेसिक ऑपरेशंस, मतलब दो दो एरेज हैं, उनको आपस में आप ऐड कर दें, हर एलिमेंट वाइज, फिर सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है। फिर एरे के अंदर स्टैटिस्टिक्स के कुछ मेथड आ सकते हैं, जिस तरह मीन है, मोड है, मीडियन, इस तरह का शायद कुछ हो सकता है। अब इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, ठीक है, तो ये इसके अंदर आ जाते हैं। फिर रैंडम नंबर आप जनरेट कर सकते हो। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम मैथ में पढ़ते आए हैं। फिर फ्लैटन, ठीक है, ट्रांसपोज, कंकैटिनेट, यूनिक, सम अलोंग एक्सिस। अच्छा, ये ना कुछ बेसिक बेसिक इसके नंबर्स क्या है, हम इनको क्विकली लर्न करने हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये पाइथन का पार्ट ही होता है, लेकिन जब रीड कोड करते हैं तो हम स्पेसिफिकली प्रोग्रामिंग के ऊपर फोकस करते हैं ना, तो फिर ये चीज़ें हम कम यूज करते हैं। तो फर्स्टली आपको क्या करना है कि इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट numpy as एन बी, ठीक है। अब इसमें जो आपने क्रिएट करना है ना एरे, तो सिंपल क्या है, आप लेट्स को एक वेरिएबल लिखें, और उसके बाद एन पी, ये जो हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट किया है यहाँ पे, ठीक है, डॉट लगाएंगे, क्योंकि हम नमपाई की लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उस नमपाई की लाइब्रेरी के अंदर कुछ ना
पाइथन के फंक्शन बना के रख दिए गए हैं, इनका ये काम है, हम उनको कॉल करते हैं इसमें डॉट लगा के ना। तो हम अगर हम यहाँ पे एरे लिखते हैं और इसके अंदर आपने ना कोई एक एरे पास करना है जो नंबर एक एरे बन जाएगा, ठीक है। मतलब आपने यहाँ पे क्या पास करना है, फॉर एग्जाम्पल लिस्ट पास करनी है 1 2 3 और 4। तो अब अगर आप इसको प्रिंट करवाते हैं तो ये सिंपल वही एरे है, ठीक है। तो लेकिन ये इसको हम इसमें कन्वर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें ना फिर जो एक उसकी स्पीड है वो फिर मामला आ जाता है इसके अंदर ना, डाटा एनालिसिस के अंदर बात कर ऐसा होता है कि डाटा जो एक एरे की लेंथ वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर हम उसको जो फॉर्मल मेथड है पाइथन के अंदर उसके साथ एक्सेस करें तो शायद वो टाइम ज्यादा लग सकता है और एफिशिएंसी की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से ना उन्होंने नंपाई लेके आए कि इसकी मदद से अगर आप डाटा एनालिसिस करते हो तो फिर आपको आपके लिए थोड़ी सी ना आसानी होगी। अगर आप मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहा हूँ और अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे प्रिंट करें तो जी आ गया, सही है। तो ये देखिए कि मतलब ये सिंपल वही एरे है, बस इसने जो सिंपल एरे है, सिंपल एक लिस्ट है, उसको एक नंपाई एरे के अंदर कन्वर्ट किया, ठीक है। अच्छा अब इस तरह आप ना क्या कर सकते हैं कि आप जो है ना लेट्स सपोज उसको कमेंट करें, नीचे वाले पार्ट के अंदर आए। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ना जीरो एरे एनपी डॉट जीरो, ठीक है। आपने जीरो लिखना है, इसको 5 लिखते हैं और आप इसको प्रिंट करवा देते हैं नीचे और जीरो एरे, ठीक है। अब इसको जरा कंसोल करवा दें। अब देखिए उसने क्या किया कि हमें एक एरे बना के दे दिया जिसमें 5 जीरो है, ठीक है। इस तरह अगर हम यहाँ पे वन से करते हैं ना तो ये क्या करेगा, एक एरे बना देगा जिसके अंदर वो सारे वन वन आ जाएंगे। अब वो एरे की लेंथ क्या होगी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 8 कर दिया ना आपने, अब देखें कि वो 8 हो गई, सही है। अच्छा अब इसी तरह ना आप क्या कर सकते हैं कि रेंज ऑफ नंबर ले सकते हैं। लेट्स सपोज आपने ना एक एरे बनाना है, ठीक है। आपने एक एरे बनाना है कुछ रेंज का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसमें 10 नंबर हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं। तो रेंज एरे, ठीक है। तो आप यहाँ पे आए और यहाँ पे रेंज एक, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक जो एरे है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये एन पी डॉट अरेंज एट, अब 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सो 0 से लेके 7 जो एलिमेंट्स है ना, मतलब 8 इसकी लेंथ है एरे की, ठीक है। उससे 0 से लेके 7 तक एलिमेंट आते हैं उसके अंदर, मतलब 8 इटसेल्फ इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा अब जो नेक्स्ट है ना वो है हमारे पास, हम ऐसा करते हैं इसी को ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रीशेपिंग एरेज, फॉर एग्जाम्पल ये एक एरे हमने वैसे एक एरे ले लिया जी, ठीक है। और इसको मैं 10 कर देता हूँ और ये ना हमारे पास आ गया 10 तक, ठीक है। अब हमने ना रीशेप करना है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आते हैं, ये एरे में एरे डॉट रीशेप, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि 2 एरेज बनाने हैं, ठीक है। 2 एरेज बनाने हैं आप, 2 एरेज बनाने हैं और हर एक में 5 5 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो अब अगर इसके आउटपुट हम देखें तो फिर आउटपुट उसकी क्या होती है, अब देखें उसने क्या किया कि 2 एरेज बना दिए, पहले के अंदर 5 एलिमेंट आ गए फिर दूसरे के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कहते हैं कि नहीं यार हमने ना 3 एरे बनाने हैं और हर एक के अंदर 3 3 एलिमेंट्स होंगे, या इसमें 4 एलिमेंट करते हैं, तो फिर देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम करता है या कुछ आंसर देता है। अब उसने क्या कर दिया,
हमें एक एरर दे दिया। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे होता 12, आप देखेंगे फिर दे दिया। अच्छा मेक श्योर के वो ना पॉसिबल हो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ना तो आंसर आपका ये वाला आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये 3 रोज है, ठीक है, अब इतने कॉलम है। आप ये इसको बता सकते हैं एक्चुअली में ना, जब एक एरे के अंदर मल्टीपल एरेज होते हैं ना, अब अगर उनका साइज सेम है सबका तो वो इट्स काइंड ऑफ मैट्रिक्स, राइट। अब देखेंगे एक मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम है, और कितनी रोज होनी चाहिए, 3 और 4 कॉलम। अच्छा मेक श्योर कि इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए वो ये यहाँ पे आए 12 वाला ना। तो ये है रीशेपिंग एरर्स, ठीक है। और इसमें चैट में है कुछ क्वेश्चन। 1D एरर्स आर वेक्टर्स, ठीक है, इसको ये भी बोल सकते हैं। अच्छा, और उसके बाद है फॉर एग्जाम्पल बेसिक ऑपरेशन जो है, इसके ऊपर हम अगर आए तो फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा कहते हैं कि इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ करते हैं एरे 1 में ये वाले एलिमेंट आ गए, लेट्स सपोज 10 आ गए हैं, ठीक है। और एरे 2 में एलिमेंट प्रिंट एरे 1, रैंडम है ये शायद। सर रैंडम के अंदर फिर एक रैंडम उसका फंक्शन हाँ होगा, या फिर रैंडम उसके बाद, रैंडम के बाद आपको रैंडम या रैंडम इस्तेमाल करने पर आई थिंक उससे तो हिंट पूरा नहीं लिखा। पूरा आपका। ये उसने क्या कह दिया कि ये उसकी रेंज के अंदर देती है 0 से लेके, जो 10 एलिमेंट दे दिए 0 से लेके उससे 1 की रेंज के अंदर में। चले खैर हम इसको फिलहाल ना इसके ऊपर बाद में डिस्कशन करते हैं। तो मैं यहाँ पर ना कोई एक और ऐरे दे देते हैं उसमें 10 तक है ना, 11, 12, 13, 14, 15, और उसके बाद ये इन्हीं को कॉपी करते हैं और इसको शर्टली यहाँ पे ये हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और अब ये अब हमने करना है कि एक्चुअली में यहाँ पे ना हमने जो है कि बेसिक ऑपरेशन है ना जो मैथ के, उनको हमने करना है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे np डॉट ऐड, और यहाँ पे मैं एरे 1 कर देता हूँ और यहाँ पे एरे 2 कर देता हूँ। अच्छा अब इससे ना क्या होगा, अब इससे क्या होगा इस चीज वगैरह आपने माइंड में रखी। अच्छा जी, अब ये ना दो हमारे पास एरेज हैं, ठीक है, और उनकी जो आउटपुट है ना वो ये है। अच्छा अब np डॉट एरे 1 एरे 2, दो एरेज है उनको कंबाइन करना है। तो ये क्या होगा कि एक्चुअली में ये जो 0 होगा ना, ये 11 के अंदर प्लस होके फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 0 इंडेक्स के ऊपर आ जाएगा। फिर 1 जो है ये 12 में होगा, ठीक है। तो इस तरह जो 3 है वो 14 के अंदर होगा, ऐसे आएगा। इसको फिर देखते हैं। अब देखें कि ये हर एक में ना वो उस तरह वैल्यूज जो है ना वो क्या हो गई, जमा हो गए उसमें। अच्छा अब यहाँ पे ऐड की बजाय हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं जी। ऐड की बजाय हम सब्ट्रैक्ट, अब देखिए कि वो माइनस वाली वैल्यूज आ रही हैं, क्यों, क्योंकि वो लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज ऑलरेडी छोटी हैं उससे, तो इस वजह से वो सारी माइनस में आ रही है, ठीक है। अच्छा और इसके अलावा सब्ट्रैक्ट की बजाय हमारे पास होगा मल्टीप्लाई।
ठीक है। अब ये क्या किया कि सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जीरो था ना स्टार्ट के ऊपर, जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो हो गया। 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 12, 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 26, 14 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 42, इसको 4 के साथ किया 60। ठीक है, तो एंड सो ऑन चल रही है। अच्छा, ये है मल्टीप्लाई। और इसके अलावा अगर हम करें डिवाइड, डिवाइड, ओके तो ठीक है। अब ये उसने क्या किया कि सबको डिवाइड कर दिया और जो उसका आंसर आया पॉइंट्स के अंदर वो उसने यहाँ पे शो करवा दिया। ठीक है, तो एक्चुअली में अगर देखें ना तो इसके अंदर कोई खास जो है ना कोई ऐसी बात नहीं है जो समझ ना आए नंपाइज के अंदर। इसके जस्ट एक बेसिक मेथड्स हैं, हम क्या कर सकते हैं, उनकी चीट शीट लेके पास रख लें। मतलब यहाँ पे करने का मकसद क्या है कि आपके ना वो एक दफा नजरों से गुजर जाए कि हाँ इसके अंदर ना ये मेथड होते हैं, जिस तरह मतलब आपके माइंड में आएगा कि जिस तरह सर ने क्लास में किए थे ना, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा ये बेसिक बेसिक इसके मेथड। आपने क्या करना है, सारी लिस्ट उसके अपने पास रख लेनी है चीट शीट की, या चैट जीपीटी को बोलें या इंटरनेट से किसी मतलब जगह से आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो है। क्योंकि और वैसे भी ये चीजें माइंड में ना रहती नहीं है, छोटी छोटी चीजें माइंड से निकल जाती हैं। तो उसके लिए फिर चीट शीट बंदा रख ले तो वो थोड़ा बेहतर होता है। तो अगर आप रेगुलर इसमें काम कर रहे हो और 1 वीक का अगर आप फुल टाइम लेट्स काम कर रहे हो, जॉब में यूज कर रहे हो ना, तो 1 वीक के बाद ये चीजें वैसे आपको याद हो जाती हैं। तो ये तो इनिशियली फिर आपको ये देखना पड़ता है कि हाँ वो मेथड का मतलब सेंटेक्स क्या था ना। अब देखिए कि इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। अब अगर लेट्स को 4-5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बंदा वो काम कर रहा है, तो डेफिनेटली जब वो सेंटेक्स लिखेगा वो दूसरी का बात कर लिख सकता है ना, तो वो फिर मसला आ जाता है बीच में। तो इसके लिए फिर हमें वो वेरीफाई करना पड़ता है गूगल से कि हाँ इसका सेंटेक्स क्या है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जी। अच्छा, डिवाइड वाला ये हो गया हमारा। अच्छा, अब आता है एरे स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, अब लेट्स सपोज यहाँ पे आ जाओ और एक एरे np डॉट एरे, और ये वाली वैल्यू के हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, अच्छा अब लेट्स सपोज हम लेते हैं इसकी ना मीन वैल्यू ना, प्रिंट np डॉट मीन एरे। ठीक है, तो अब इसको करते हैं तो ये क्या करेगा कि इसने इसकी मीन कर दिया। ठीक है, इसने क्या किया कि सबको जमा किया, जमा करके और 10 के ऊपर डिवाइड कर दिया, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या हो सकता है कि आप सारी वैल्यूज का सम ले लो। ठीक है, उसने क्या किया, सब वैल्यूज का पहले जो है उससे मीन लिया फिर सम दे दिया। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो कि सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो भी आप ले सकते हो, मीन। अब देखिए, मिनिमम 11 है, मैक्सिमम 15 है। ठीक है, तो अब देखेंगे अगर 1 लाख वैल्यूज है तो हमें वो पढ़ के तो नहीं ना पता चलेगा, ये ऐसे तो पता चल रहा है। तो फिर हम ये वाला लगाते हैं मेथड, तो फिर वो हमें आइडिया हो जाता है ना शुरू को। अच्छा, अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि आप इंडेक्सिंग का मतलब आप सिंपल वो इंडेक्स के थ्रू ना वैल्यू को गेट कर लेते हो, जिस तरह आप सिंपल एरे में गेट करते हो। और स्लाइसिंग का मतलब ये है कि आप एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर ना वैल्यूज को ले लो। फॉर एग्जांपल ये है ना, हम इसी एक एरे को ना यहाँ पे रखते हैं और ये वैल्यूज को ज़रा मैं कमेंट करने लगा हूँ। अच्छा, प्रिंट, ठीक है, और एरे 3। अब उसने क्या किया कि यहाँ पे 14 वैल्यू उससे प्रिंट करवा दी है, तो उसको बोलेंगे इंडेक्स। ठीक है, प्रिंट फॉर एग्जाम्पल एरे और 5 कॉलन। अब ये क्या करेगा कि सब उसने क्या दिया कि
वैल्यूज निकाल 0 1 2 3 4 और 5। अब ये 5th इंडेक्स है 11 वाला ना। अब आगे यहाँ पे ये 5 है, 6 है, और ये 7 है, और ये वाला 8 है। मतलब जो 8 वाला इंडेक्स है ना, ये वाला एक्सक्लूड है, ये वाला इंक्लूड। ठीक है, तो ये जी चैट में मोस्ट ऑफ द केसेस फ्लॉट मिलते हैं, इंटीजर डिवीजन बहुत कम जो होती है। मैम समटाइम हाँ ऐसा हो जाता है, लेकिन ये चीज़ें जो है इट्स ओके। ये डिपेंड करता है ना। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जिस तरह हमने जो डिवीजन वाला किया था, वो पॉइंट्स के अंदर सारी वैल्यूज दे रहा था। ठीक है, तो अब ये चीजें नहीं मैटर करती। फॉर एग्जांपल हमें चाहिए क्या है, अगर हमें लेट्स सपोज चाहिए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, तो हम फ्लोटिंग पॉइंट ले लेंगे। अगर हमें वो सिर्फ इंटीजर ही चाहिए, हम उसके लिए तो एक मेथड होगा जो आंसर हमें इंटीजर में ही देगा। ठीक है, उसके लिए मेथड आ जाते हैं। आई थिंक एक फ्लोट, एक सील का मेथड होता है, और एक फ्लोट का मेथड होता है। उससे कहते हैं, तो वो क्या कहता है कि सिर्फ इंटीजर ही देता है आपको। तो फिर इस तरह जो है वो चीज़ें। अच्छा, नेक्स्ट जो है भाई इसके आगे समझ। अब उसके बाद जो है रैंडम नंबर। अच्छा, अब ये रैंडम नंबर जो है इसमें अगर अब मैं हमने पहले भी देखा था। अच्छा, एक्चुअली में क्या है कि ये अगर हम देखें तो ये रैंडम नंबर ही क्रिएट करता है। ठीक है, इसका आई थिंक वो पहले सिंटेक्स तो लेट्स कॉल प्रिंट, और यहाँ पे एरे। फॉर एग्जांपल एक हम एरे क्रिएट करते हैं जी, np डॉट रैंडम, हम ये वाला यूज करें। ठीक है, और एग्जांपल 4 लिखता हूँ, तो इसको वैसे रैंडम नंबर देना चाहिए। अब इसने क्या किया कि 4 ना रैंडम नंबर दे दिए, लेकिन उसने क्या दिए कि दिए हमें फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर ना। तो ये है। तो अब हम ये भी देख सकते हैं कि लेट्स सपोज ये जो है ना हमें 1 2 3 4 ऐसे दे। ठीक है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं कि हाँ वो कैसे आएगा इसके साथ। तो इसका कोई मेथड होगा तो वो हमें वहां से बता देगा, हम इसको यूज कर देंगे। तो मेन काम क्या है ऐसा ना, हमें ये नहीं देखना कि फॉर एग्जाम्पल ये रैंडम का सेंटेक्स जो है ये ऐसे है ये ऐसे है। सर मेन चीज ये है कि आपने ना इस जनरल आइडिया लेना है कि ये नंपाइज के अंदर ऐसे मेथड होते हैं जो यूज होते हैं, और ये काम है, इन कामों के लिए मेथड जो है ना ये वाले यूज होते हैं। ठीक है, तो जब आपको ये कॉन्सेप्ट माइंड में आ गया ना कि हाँ इन ये ऐसे करके इसके हैं मेथड, इसको हमने ऐसे यूज करना है, तो आप जाएंगे खुद भी गूगल के ऊपर जाकर उसको सर्च करके तो आप यूज कर। ठीक है, अगर आप लेट्स सपोज इन्हीं को वो रट्टा मारते रहें कि यार इसका मेथड np डॉट रैंडम डॉट रैंड, वो रट्टे वाला सीन तो नहीं ना इसमें, जिस तरह हम खास कुछ इनिशियली स्कूल लेवल के ऊपर वो चीजें याद करते थे। ठीक है, तो अब ये चीजें याद नहीं करनी होती। एक में एक बात माइंड में रखनी, प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ चीज याद नहीं करनी आप। अगर आप याद कर रहे हैं तो फिर आप प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते, ये बात मेरी माइंड में रखनी। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा जी, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा कोई बताएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जी सर मैट्रिक्स डायगोनली तो हाँ, जी बताएं। सर जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 हो। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा फॉर एग्जांपल यहाँ पे np डॉट अगर वो क्रिएट करना है ना, फॉर एग्जांपल 3 रोज और 3 कॉलम हो ना, तो ये एक मेथड है np डॉट आई। तो ये क्या करता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ना वो क्रिएट कर देता है इससे। अगर आपने 5 का क्रिएट करना है, आप यहाँ पे 5 लिखेंगे तो उससे क्या कर देना, 5 कर देना। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ना हमारे पास ना एक एरे है इस तरह, ये
अच्छा, तो ठीक है, अब ये देखिए आप, यहाँ पे क्या है कि दो एरेज हैं एक ही एरे के अंदर। ठीक है, तो अगर हम इसको प्रिंट करवाएं तो ये जो है ना एज मैट्रिक्स में प्रिंट करेगा। देखिए ये वाला, अब हम चाहते हैं कि नहीं ये ना एक ही एरे बन जाए, ये ना एक ही एरे बन जाए। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डॉट फ्लैटन करके मेथड है कि आप इस एरे को ना फ्लैट बना दो। ठीक है, तो उसने क्या किया कि एक लाइन के अंदर लिख दिया जिस तरह हमने पहले लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमने कोड के साथ कर लिया जो काम हमने खुद किया था। ठीक है, अच्छा अब वो ट्रांसपोज का मतलब ये है कि रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में कर दो। ठीक है, अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल ये है ना, ये कह रहे हैं किसी को ये जो है ना ट्रांसपोज ले लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट और ट्रांसपोज। ठीक है, और प्रिंट ओरिजिनल एरे और एरे कर दिया हमने। ठीक है, तो मैं प्रिंट करने लगा हूँ और उसके बाद यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि एन पी डॉट ट्रांसपोज, ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ पे एरे डाल देंगे हम, एन पी डॉट ट्रांसपोज एरे। ठीक है, so, अब यहाँ पे देखें ना आप कि ये सारी रोज है, ये एक रोज थी, एक रो थी ना 11 12 13 14 15, इसको उसने एक कॉलम बना दिया ना। अच्छा अब इसकी वजह से थोड़ा सा ना वो आउटपुट सही नहीं नजर आ रही, मैं अगर इसको जरा हटा दूँ फिर आपको थोड़ा मिल ही बेहतर लगता है। अब देखिए कि ये क्या हुआ है ना, ये जो जितनी एक रो थी इसको एक कॉलम में कर दिया ना ऐसे। तो ये जो थी, ये जो दूसरी रो थी ये दूसरा कॉलम बन गया ना, ये वाला नीचे राइट पर। ठीक है, तो उसके बाद कौन सा हमारे पास कंकैटिनेट है। कंकैटिनेट का मतलब ये है कि आप दो एरेज को कंकैटिनेट कर लोगे। कंकैटिनेट से क्या मुराद है कि यहाँ पे जो हमने देखा था ना, फॉर एग्जाम्पल यही है, जिसको कमेंट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अरे वन और अरे टू पे इसको हमने 16 17 जी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमें कंकैटिनेट करना है तो प्रिंट एनपी डॉट कंकैटिनेट और इसमें एरे वन एरे the only teacher scalar arrays can be। अच्छा, ठीक है, अब ये देखिए कि कंकैटिनेट किया हमने तो यहाँ पे इसका पहले वाला एरे फिर दूसरे वाला, तो हमने इनको क्या कर दिया, कंकैटिनेट कर दिया। जब उसके बाद यूनिक, अब इसका क्या मतलब है जी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास ना ये है जी एरे एक ना,
मतलब इसमें 11 12 11 11 12 और आपको कह रहा है कि इसमें जो यूनिक एलिमेंट है ना वो मुझे बता, सारे के अंदर कौन कौन से हैं। तो आप क्या करोगे, numpy डॉट रीड और एरे पास करोगे, ठीक है। वो क्या करेगा कि देखो उसने क्या कह दिया, यूनिक एलिमेंट्स दे दिए, 11 दिया, 12 दिया। अब उसने देखा कि 11 ऑलरेडी है तो ये नहीं शो करवाना, ये भी ऑलरेडी नहीं शो करवाना। अच्छा एक मिनट, ये गलत यहाँ पर, और सॉरी हमने ना वो ऊपर लगता है कोई ना क्रिएट किया हुआ है, अरे शायद ना वेरिएबल गलत किया हुआ है। अच्छा ये ऐसा तो नहीं करता कहीं कि 11 12 13 इसने क्या किया, यूनिक किया। अच्छा अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने, अगर हम करते हैं वैसे इसको ना ये प्रिंट नहीं करवाना चाहिए। अब ये कहते हैं, तो ये क्यों कह रहा है, किसी का आइडिया? सर नेम आपने सही नहीं दिया, एरे वन ऊपर डिफाइन किए, नीचे वो। नहीं वो तो हमें पता है ना गलत आइडिया दिया है, लेकिन वो आउटपुट पे दिखा रहा है ना। ओ आई थिंक शायद पहले वाली आउटपुट दिखा रहा है, पुरानी आउटपुट ना, पुरानी दिखा रहा है। अच्छा सही है। तो उसके बाद जो है हमारे पास सम अलोंग एक्सिस, एरे वन है, सम अलोंग एक्सिस, यहाँ पे focus करते हैं, इसके ना दो एरेज बनाते हैं। ठीक है, और इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ, अरे वन फिर किससे क्या गया, 11 12 11 11 12। अच्छा अब सम अलोंग एक्सिस जो है हमें करना है हमें। अच्छा अब इसमें सम अलोंग एक्सिस, इसका मतलब ये है आप इसको 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब 12 को सॉरी हमने यहाँ पे क्या करना है, सम करना है, 12 को 12 के साथ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 24, 11 और 13 ये भी 24। अच्छा तो अब ये कैसे होगा कि हमने क्या करना है यहाँ पे, np डॉट np डॉट सम एरे एक्सेस, यहाँ पे हम डाल देंगे 0। अच्छा 0 का मतलब है एक्स एक्सिस, ठीक है। 11 ये अब उसके नाम से ये एक्स्ट्रा तो नहीं बस लगा दी। अब ये देखें कि उसने 11 12 इसने क्या किया कि 11 सबको ना उसमें कर दिए सम, तो 11 12। अच्छा अगर हम उसको 1 लिखते हैं फिर क्या आता है, ओ सॉरी गलत हो गया यहाँ पर, 1 लिखते हैं। अब देखेंगे ये 11 11 को प्लस किया उसने 22 आ गया, 12 12 को किया 24, 11 13 को किया 24। अच्छा अब ये था एक्स एक्सिस के ऊपर, अगर वाई एक्सिस सॉरी
गलत हो गया। ये था हमारे पास वाई एक्सिस, सॉरी ना, 11 वाई एक्सिस हो गया, तो वाई एक्सिस के लिए 0 है, और एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली ये आ जाएगा 1। मतलब ये क्या होगा, 11 और 12 और 11 ये सब आपस में प्लस होंगे, तो ये आंसर आएगा हमारे पास 22 और 34। ठीक है, इस तरह 34 और 36। ठीक है, तो ये हमने क्या किया कि इस तरह इसके जो बेसिक्स मेथड थे ना वो हमने कवर कर लिए हैं। तो अब इसको आप फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हो कि इसके अंदर और कौन कौन से मेथड हैं, लेकिन बेसिक्स आपको ना यही मिलेंगे। अब मैंने जनरली ये करके दिखाने का मकसद क्या है, एक्चुअली में ये बहुत इजी है। ठीक है, तो मकसद यही है कि आपको आइडिया हो कि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर आपको इनपुट आता है ना, तो ये जस्ट आपने इंटरनेट से सर्च करना और यूज करना, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो अगर आपको लीड कोड नहीं आता, पहली दफा कोडिंग देख रहे हैं, तो फिर तो आप डर जाए ना कि सर क्या लिख रहे हैं इतनी कोड पे है ना, तो फिर मसला है। तो अगर आप लीड कोड कर लिया है तो फिर आप देखेंगे तो फिर ये कुछ भी नहीं है आपके लिए। तो अगर लीड कोड नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको भी लॉजिक्स ही नहीं आते हैं ना। जब आपको लॉजिक्स आ जाते हैं तो वो अंडरस्टूड बात है कि आपको अभी बेसिक्स तो क्लियर होंगे प्रोग्रामिंग में। तो ये था, तो इसमें कोई क्वेश्चन है या और कोई क्वेश्चन है तो फिर पास। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा, यहाँ पे जी क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड तो किया करें। अच्छा, ये आप काइंडली बताएं कि ये हम नमपाई को लीड कोड में यूज कर सकते हैं? अच्छा, नमपाई को, अच्छा अब देखिए ना कि ये जो है ना, ये सारे बेसिक मेथड्स हैं। ठीक है, तो उनको जरूरत यूज करने की जरूरत भी नहीं है। आप जो बेसिक पाइथन के मेथड है ना वो यूज करें वहाँ। अब आप मेरी बात सुने ना, वहाँ पे आपने प्रॉब्लम सोल्व करनी है। अब वहाँ पे अगर आपके पास ये लिस्ट काम कर रही है, आपको ये एक्स्ट्रा कोड लिखने की क्या जरूरत है? ये वहाँ पे कौन सा आप ये मतलब एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे मेरा ख्याल है कि यूज करने को शायद आप कर लें, तो कोड ही है ना, तो कोड ने चल जाना है। एट द एंड वो एक इनपुट आती है फंक्शन से, और एट द एंड हमें वो एक आउटपुट रिटर्न करवानी होती है। बीच में आप चाहे जो मर्जी लाइब्रेरी यूज करें, डजेंट मैटर। लेकिन मेक श्योर कि जो है इस तरह की लाइब्रेरी है ना वो ना यूज करें, क्योंकि ये, अब मेरी बात सुनिए, अगर दो एरे आपस में कनकैटिनेट हो रहे हैं, कनकैटिनेट करने के लिए अगर एक मेथड आपको पता है, ठीक है, तो आप अगर इनिशियली उस मेथड के साथ करते हैं, और दूसरा मेथड ये है कि आप इनिशियली उसका खुद कोड करते हैं, जब उसका खुद कोड करेंगे तो आपको वो एक लॉजिक डेवलप होगा ना। तो इस वजह से ये नहीं यूज हम करेंगे ना इस प्लेटफॉर्म पे। तो वे, लेकिन ये है भी नहीं ना कुछ। हम देखो कि आप सिर्फ मतलब गूगल पे जाएं, उससे मतलब एक चीट शीट पढ़ लें, आपको पढ़ पढ़ के आइडिया हो जाना है। फिर जब आपने काम करना है तो चीट शीट एक दफा देख लें, हाँ ये मेथड है, तो अगर ये काम करना है तो ये वाला मेथड लगा लेते हैं। तो जब दो चार दफा यूज करेंगे तो आप वो मतलब आइडिया हो जाएगा चीज। तो मेक श्योर कि मतलब प्रैक्टिस करने से ये चीजें आती हैं वैसे। तो अगर आपका लीड कोड आता है तो फिर ये साथ साथ जो मैं काम मतलब हम कर रहे हैं, तो अपने तौर पर आप प्रैक्टिस करते रहें, और लिंक्डइन के ऊपर इसकी पोस्ट अच्छे से लिखा करें। कि फॉर एग्जाम्पल ये भी आप पोस्ट लिख सकते हैं कि मतलब हमने ये पढ़ा, इसके अंदर ये मैथड हमने एक्सप्लोर किया है। तो मतलब लिखना ही है ना। तो लिखने से मुराद ये है कि आपने मतलब ये शो करना है कि आप एक्टिव हो। और मेक श्योर कि चैट जीपीटी वाली पोस्ट ना हो पूरी की पूरी जीपीटी, तो वो कोई भी नहीं पढ़ता। ठीक है, तो वो साफ पता लग रहा है कि यार इस बंदे ना वो चैट जीपीटी लिखा है तो इसका फायदा नहीं है, वो मतलब बंदा आगे गुजर जाता है। तो आपकी पोस्ट के अंदर एक काइंड ऑफ स्टोरी होनी चाहिए, यूनिक स्टोरी, जो आप खुद बयान करें, तो फिर इसमें लोग जो है ना सर अहमद एक कुछ ऐड करना चाहूँ, मेरा आप बताइए आपका व्यू कैसा। देखें, चैट जीपीटी जो है एक टूल है, और आप उस टूल को, मेरा जो व्यू है उसको यूज करें, लेकिन उस टूल के जो आउटपुट है उसको फिर आप कस्टमाइज करें। कि ऐसा कस्टमाइज करें कि असल में ये सारी स्टोरी बेसिकली प्रॉम्प्ट की है, कि आपने जो प्रॉम्प्ट बनाया है वो आपकी एबिलिटी को शो करता है। ठीक है ना, ये तो
आप अगर चैट जीपीटी को यूज करें इतना एलिगेंट वे में करें कि उससे जो आउटपुट आए, क्योंकि चैट जीपीटी क्या करता है, वो आपकी जो अननेसेसरी जो लेबोरियस जॉब है उसको वो आपको वहाँ हेल्प करता है, लेकिन जो उसको अंदर उसके अंदर जो आपने वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपने खुद डिफाइन करना है। तो आप यूज करें, लेकिन इस तरह से यूज करें हाँ आपके यहाँ अगला बंदा कि यार हाँ इसने तो ये जो लिखी है इसमें कुछ कुछ मुझे अच्छा लगता है, इसको अच्छी प्रेजेंटेशन क्रिएट की। तो मेरा ये व्यू है कि इसको करें आप यूज, लेकिन एज इट इज, जैसे कि एक यूएसए में एक पेपर पब्लिश हुआ था एक अच्छे जर्नल के अंदर, उसके अंदर उसने चैट जीपीटी से लिया था, लेकिन उस बंदे ने, अल्लाह के बंदे ने उसमें कोई चेंज ही नहीं की थी। तो वो चैट जीपीटी की जो टिपिकल राइटिंग स्टाइल है वो उसके अंदर नजर आ रहा था। आप जरा जो जर्नल में लिखते हैं वो जो उनको पढ़ते हैं वो काफी लर्न पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो इजीली आइडेंटिफाई होता है। अगर आपने इस तरह से चैट जीपीटी यूज करनी है तो बेटर नॉट टू यूज दैट, बट ये कि यूज करें उसको अच्छा, उसमें अपनी क्रिएटिविटी डालें उसके अंदर। जी बिल्कुल सेम। आप उसको यूज करें, फॉर एग्जाम्पल अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को दूर कर सकते हैं ना वहाँ पे, तो फिर बीच में आप थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि हाँ मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट करनी है तो ये कंटेंट आप सारी पोस्ट लिख दो, तो वो कंटेंट आएगा वहीं पे कर दोगे तो वो फिर फायदा क्या है ना उसमें। जी नहीं, तो उसमें मुद्दा तो उसमें सर ये होता है ना, समटाइम चैट जीपीटी को कहते हैं ये लिख दो, ऊपर 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 टॉप लाइन लिख दिया, हियर इज योर पोस्ट फॉर लिंक्डइन। आप बंदे को